आप सभी लोग आ चुके होंगे। कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा बार बार नहीं होगा, कोशिश हम बिल्कुल करेंगे। हम लोगों ने उस दिन महाद्वीपों के बारे में चर्चा किया था। सीधे क्लास पे आएंगे और इसके बाद बीच बीच में बातें भी होंगी। तो हम लोगों ने उस दिन जो महाद्वीपों के संबंध में बताया था आपको, हमने शब्दावली, शायद क्लासेस चल रही थी आपकी, शब्दावली में आपका महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, इसी प्रकार से आपने महासागर, सागर और झीलों तक कंप्लीट कर लिया था। अभी झीलों पे कुछ प्रश्न बचे हुए, आज उन्हीं प्रश्नों को हम समझेंगे। पेन कापी उठा लीजिए, जो बच्चे नए हैं वो एकदम तुरंत आ जाएंगे। और इसको विधिवत क्लासेस को आप 1 से 2 बार देखेंगे बेटा कम से कम, और नोट्स वैसे ही बनते चले जाएंगे। जो बाकी आपको जो भी प्रश्न आ रहे हों या आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा सा इसके बारे में और प्रकाश डालिए, तो हम उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आप लोग कापी पेन उठा लीजिए और आज हम चलते हैं झीलों के और नए प्रश्नों की ओर। कौन कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं झीलों के बाद? आज खाड़ी, जलडमरू, चैनल, इनके संबंध में भी हम आपको ले चलेंगे। तो एक बार सभी बच्चे फिर से वही अपना स्लोगन के साथ शुरुआत करेंगे और सब लोग बोलेंगे करके दिखाएंगे। और ये स्लोगन को अपने मन पर बैठा लीजिए, दिल और दिमाग पर बैठा लीजिए बेटा। इसको अपना एम बनाइए। चलते हम लोग आज झीलों की ओर और देखते हैं कौन से प्रश्न अभी बचे हुए। चल बेटा, झीलों पे उस दिन हमने आपको कयाल के बारे में बताया था, प्लाहा के बारे में बताया था, फूमिड के बारे में, जो फूमिड मतलब कि सल्फरनुमा झीलों के बारे में बताया था। लेकिन एक प्रश्न जो है झीलों के बारे में लगभग और भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है। आपसे प्रश्न पूछेंगे अंगुली नुमा झीलें क्या होती? अंगुली नुमा झीलें या फिंगर झीलों के नाम से, फिंगर लेक्स कहां पर? पहला प्रश्न तो यही आएगा कि आपका अंगुली नुमा झीलें किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, या आपसे पूछा जाएगा कहां पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसए और कनाडा के मध्य। ऐसे ही आप बेटा नोट करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे। यूएसए और कनाडा के मध्य 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती, जो फिंगर ऐसे उंगली के आकार से ऐसे बनी हुई हैं। अब ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, आप सब लोग जब आप इसको प्रैक्टिस सेट पे आप हल करेंगे, घटना चक्र पे भी देखेंगे, तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इन 2 झीलों के बीच में कौन सी झील है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि इनका कोड दिया नहीं गया, महेश बड़वाल में भी कोड दिया गया, शायद होम्स के नाम से कोड दिया गया है, लेकिन हमने आपका ऐसा कोड दिया है, पहली बार आप ये कोड पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो नए बच्चे वो तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में पहली बार मिल रहा है तो आप बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ हाँ मिल रहा है बेटा। तो ये कोड ऐसा है कि आपको पूर्व से पश्चिम के क्रम में या पश्चिम से पूर्व के क्रम में या 2 झीलों के बीच में कौन सी झील आ रही है, वो सभी प्रकार के प्रश्न आपके से संपन्न हो जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कोड क्या है। कोड है आपका, सभी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लास के, इनको ऑलरेडी ये कोड रटा हुआ है। आई हूँ मिस, आई हूँ मिस। आपको पता है ये पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो बेटा तुरंत नोट करते हैं। अभी पहले आप हमसे समझेंगे, बाद के नोट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद के दोबारा भी देख सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन जब आप समझ रहे हो तो केवल आप सुनते रहिए, बस बात को सुनिए और कुछ नहीं। ओंटारियो, ई से इरी, यूरोन,
मिशिगन, साथ से बेटा सुपीरियर। ये आपकी 5 अंगुली नुमा झीलें हैं जो कि बेटा यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। आपसे कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व लगाइए तो आप ऐसे चल देंगे, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम लगाइए तो ऐसे। पूछा जा नहीं रहा, पूछा गया है। अगर आपसे यह भी प्रश्न आ जाता है कि हुरोन और सुपीरियर के मध्य में कौन सी झील स्थित है, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, इनमें और एग्जामिनर ने कौन कौन सी क्वालिटीज पे प्रश्न पूछे हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बेटा ये 5 झीलों में 4 झीलें ऐसी हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, लेकिन एक ऐसी झील है जो केवल और केवल यूएसए में है, तो आपको ये बताना है कि वो झील कौन सी है। चलिए हम बता चुके हैं, जो बच्चों को आंसर पता है वो फटाक से लिख के आपको बताएंगे। बाकी आंसर आपके सामने आ चुका है। वो झील है वो केवल और केवल यूएसए में है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपको देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। याद देखिए, प्रश्न बहुत अच्छे समझिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झील भी पूछी गई है और नदी भी पूछी गई है। हमने आपको नदी बताई, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है। आपको झीलों वाला प्रश्न, चूंकि झीलों से संबंधित हम उसका आंसर दिए थे। ये आपका नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात याद रहेगा बेटा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में है, तो आंसर आ चुका होगा ओंटारियो और इरी के मध्य में। लेकिन बेटा एक प्रश्न है जो लास्ट टाइम पुलिस में भी पूछा गया था। वो प्रश्न ये पूछा गया था कि जो आपका भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, इसको भी आप यहीं पर कंप्लीट कर लिए। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा, आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट बेटा जलप्रपात कहाँ पर बेटा है, किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर, और राज्य कौन सा बेटा, छत्तीसगढ़। इसको तुरंत का तुरंत नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल टिक करके लिखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, तो राज्य का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, छत्तीसगढ़। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तब आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। इसी प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे और फिर चलते हैं आगे बेटा। हो गया। देखिए एक बच्चे को बड़ा कन्फ्यूज़न था लास्ट टाइम, वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा था जब उससे हम झील पूछ रहे थे। तो वो जब हमने उससे सागर पूछा था तो उसने कैस्पियन सागर आंसर पूछ लिया था। देखो बेटा, हमने आपको एक चीज़ याद रखो, जो शब्दावली उस पर आप बिलीव रखिए, शब्दावली आपको आंसर को करेगा। झील की कंडीशन जो हमने आपको बताई है कि वो स्थलखंड से घिरा होगा, सागर घिरा नहीं होगा। सागर क्या होता है बेसिकली बेटा, देखो जैसे सागर क्या है, ये प्रशांत महासागर है, इसी का पानी क्या होता है, ये आके यहाँ पर बस गया, ये कंडीशन, ठीक है। ये ऐसे चला गया, ये इधर पानी चला गया अटलांटिक का, तो ये सुविधा के अनुसार लोगों ने अपना नाम दे दिया। जैसे कि आप देखिए, जैसे ये चाइना में आ गया है तो यहाँ बोल दिया दक्षिणी चीन सागर, जो कि सबसे बड़ा सागर है। जापान में आ गया है जापान सागर, पृथ्वी के बीच में पानी आ गया भूमध्य सागर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए काला सागर क्या है, ये अटलांटिक महासागर का पानी जो है ये देखिए ऐसे आया है, यहाँ से निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जो काला सागर है ये वास्तव में सागर है, क्योंकि ये घिरा, ये हर जगह से बंद नहीं है। जबकि जब झीलों की बात करें तो पूरा पैक्ड होना चाहिए झील। अब हम चलते हैं कि झीलों पे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए बेटा, आपसे देखिए झीलों पे आप थोड़ा सा इसमें गौर करिए कि ये आपका
लेक बैकाल है, जो विश्व की सबसे पुरानी झील भी है, और आपको उस दिन हमने क्रेटर झील पढ़ाया है बेटा, क्रेटर झील का ही उदाहरण। इसके बाद बालखस झील, अरल झील, इसको टिक करिए बेटा, अरल को तुरंत टिक करिए। अरल झील जो कि वर्तमान में बेटा खत्म हो चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए एक चीज़ याद रखो बेटा कि पानी सीमित है, ठीक है ना, और इसका दुरुपयोग करोगे तो बेटा बहुत समस्याएं आएंगी। अभी हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा कि चेन्नई में भूमिगत जल के जो स्रोत समाप्त हो चुके हैं। हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि अरल जो सागर है, जो झील है, वो किन दो देशों के मध्य सीमा पर स्थित। देखिए ये किन दो देशों की सीमा पर है, ये कौन सा, उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान। प्रश्न आ चुका है, इसको फटाक से नोट करो। और इसके बाद कैस्पियन। आपने एक चीज देखी, गौर किया, ये क्रम बन रहा है, देखिए। तो इसका मतलब अगर पूर्व से पश्चिम सबसे पहले बैकाल, फिर बालखास, फिर अरल और फिर कैस्पियन। अब इस पे ये वाला प्रश्न तो आ चुका है कि अरल सागर जो है वो किन दो देशों के बीच में, आपने उसको नोट कर लिया होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में। अब प्रश्न हम देखते हैं थोड़ा सा, ये वाला भी प्रश्न आपका आ चुका है, इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि देखो बेटा, इसमें तो वो सीमा वाली बात थी, पूछा गया। इसका मतलब जब कभी भी दो सीमा में स्थित हो, एक से ज़्यादा देश की सीमा पर स्थित हो, वो प्रश्न बनेंगे और उस पर आपको नजर रखनी। अब इस पर प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि केवल और केवल किसमें, रूस में है आपकी, ठीक है ना। प्रश्न इस पर बनेगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जो कैस्पियन सागर है वो कितने देशों से सीमा बनाती है। तो बेटा इसको आप, तरीका क्या है, आप सीधे सीधे एक झील बना लीजिए इसी प्रकार से, और अपने आप इसको नोट करते चले जाइए। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि ये किससे, कितने देशों से सीमा बनाएगी, तो आप देखिए, एक तो आपका कजाकिस्तान हो गया, दूसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, तीसरा आपका ईरान हो गया, चौथा आपका अजरबैजान हो गया, पांचवा आपका रशिया हो गया। तो कितने हो गए बेटा, 5। इसी प्रकार से आप बनाएंगे, एक गोला बनाने के बाद ऐसे क्रम बनाइए। तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि कैस्पियन जो सागर है उसने वो कितने देशों से सीमा बनाती है, तो आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 5। ये तो नंबर पे आ गया। तो दूसरा टाइप ये पूछ सकते हैं किससे नहीं बनाती, तो 100% आसपास के ही कोई ना कोई बेटा ऑप्शन में दे देंगे। शायद ये उज्बेकिस्तान ऑप्शन में रख दें, आपको पहचानना पड़ेगा, आप पहचान लेंगे। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं, बेटा ये प्रश्न आया क्यों नहीं, ये आ सकता है। वो बोलेगा कि कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से अपनी सीमा बनाती है, ठीक। जैसे यूपी परिषद आजकल क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़वाने के लिए सारा आंसर दिए दे रहा है और लास्ट में मेन पॉइंट पूछ लेता है और ये पूछेगा कि ये बताइए उन 5 में से सबसे ज़्यादा बाउंड्री या सबसे कम बाउंड्री किसकी लगती। दोनों, इस प्रश्न को आपको बना लेना चाहिए अभी तक। जिसने नहीं बनाया तो तुरंत नोट करेगा। अब एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पर तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी। कन्फ्यूज़न ये आ जाएगी कि भैया चित्र में अगर हम देखें तो एक तो बाउंड्री ये है आपकी जो आपको बड़ी दिख रही है, दूसरी आपकी ये भी दिख रही बड़ी आपकी, और तीसरी आपकी ये दिख रही है। तो ये देखिए ये बड़ी है बेटा, जो जिगजैग मोशन में ज़्यादा हो तो उसका आंसर आप सबसे पहले लगाओगे, ठीक। तो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान। तो अच्छा भी है, कैस्पियन कहाँ से, कैस्पियन कहाँ से, कजाकिस्तान। तो यहाँ से कि कैस्पियन सागर जो झील होती है सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाएगी, कजाकिस्तान के साथ। और दूसरे नंबर पे अगर आ जाए कि सबसे कम किसके साथ बनाएगी, तो आप यहाँ पर देखिएगा सबसे कम की बात अगर की जाए तो शायद अजरबैजान होगा, ठीक। तो इस पर फटाफट आप कजाकिस्तान को नोट कर लेंगे। ये आपका झीलों का जो बचा हुआ सेगमेंट था ये कंप्लीट हुआ। बाकी जब हम महाद्वीप पढ़ाएंगे तो आपको प्रत्येक महाद्वीपों में इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारी झीलों को हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए नया टॉपिक में आते हैं हम लोग आज, और अगला टॉपिक है आपका जल डमरू क्या होता है, जिसे हम जल संधि कहते हैं। जल डमरू क्या होता है, जिसे हम जल संधि कहते हैं, ठीक। सबसे इसको फटाक से बेटा फटाफट नोट करिए आप 2 मिनट के अंदर।
अब जल डमरू के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हम लोग डमरू ही बना लेते हैं। बेटा एक ऐसे ये डमरू बना लिया उल्टा हमने, ये मान ली एक स्थलखंड ए है, ये स्थलखंड एक बी। बहुत आसान भाषा में बेटा समझिए, दो स्थलखंड है और ये क्या लिखा हुआ बेटा, संधि। किसकी संधि? जल की। मतलब कि आपस में दो समुद्री धाराएं क्या हो रही हो, मिल रही। ऐसे ही आप चित्र से चलेंगे बेटा, पूरा चित्र से ज्योग्राफी खत्म होगी आज। ठीक, तो आपकी परिभाषा क्या बनी कि दो स्थलखंड अलग हो रहे हों, दो स्थलखंड बेटा क्या हो रहे हों, अलग हो रहे हों, और दो समुद्री धाराएं आपस में मिल रही हों, इसे जल डमरू की संज्ञा दी जाती है। आप इसको समझने के लिए ज़्यादा दूर ना जाइए, भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़िए, क्योंकि करंट का प्रश्न है, उससे जोड़ दिया जाएगा और मजा आएगी। तो जैसे भारत से जोड़िए आप, एक ये भाग बन रहा है, एक ये लंका है। देखिए इसी प्रकार से दो कंडीशन आ रही है ना, ये ए है, ये बी है, हमने डिट्टो रख दिया। और इधर जो है आपका ये जो है बेटा, ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर बेटा क्या है, पॉक की खाड़ी। और ये देखिए दोनों पानी आपस में ये यहां पर देखिए मिल रहे हैं, जल की संधि हो रही, बंगाल की खाड़ी पॉक की खाड़ी मिल रही। बेटा ये पॉक जो जल, इसी को बोला गया है पाक जल डमरू। क्या बोला गया बेटा, पाक जल संधि या पाक जल डमरू। आपकी पुलिस में आ चुका है बेटा, और ये बार बार आता है आपसे सीधे। जब ये देखो बेटा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अगर आपसे अलग करने की बात आ रही, इसका मतलब स्थलखंड पूछा जा रहा है, और जब जोड़ने की बात आ रही तो इसका मतलब जलखंड पूछा जा रहा है। ठीक, जब आपसे ये पूछा जाए कि पाक जल संधि किनको किनको अलग करती है, तब आंसर क्या होगा बेटा, भारत को किससे अलग कर रही बेटा, लंका से अलग कर रही। याद रखिए, ये पाक कोई नहीं था, ये मद्रास के गवर्नर थे, याद रखिए, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि किन दो पानी को मिला रही है, समुद्री धाराओं को मिला रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ रही। अभी आपको पता है कि करंट का एक प्रश्न था इससे जिया यादव का, उन्होंने ये पाक की खाड़ी की जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये लगभग 29 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मात्र 13 वर्ष 10 माह और 18 दिन की ये बिटिया, और इसने रिकॉर्ड कायम किया। तभी बेटा हम पढ़ रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नाम आप उन्हीं का पढ़ेंगे जो इतिहास रचेंगे। सब दौड़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं हम सिकंदर को, क्यों पढ़ते हैं हमारे को, विचार करिए। कभी विचार जब करेंगे तो आपको लगेगा कि सब आए तो मनुष्य योनि में ही सब थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य होते हुए भी कुछ हट के काम किया। आप देखते होंगे कि आप लोग अगर विचार करिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई समस्या आ रही, तो आप इसमें देखेंगे कि हम लोग प्रयास करने के पहले एक एक्सक्यूज़ तैयार कर लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम थी, सर ये प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम को लेके बैठोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, वो कम थोड़ी ना होंगी। हाँ, और जब आप आदत पड़ जाएगी ना प्रॉब्लम की, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि पेपर जब होगा तो आपकी OMR सीट पे कहीं पर भी कोई अवसर नहीं होता है कि वो लिख दें कि अगर आप गर्मी के कारण नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग तो A नंबर डायल करिए, मैं एक गोला भर दीजिए, या घर में कोई प्रॉब्लम है तो B गोला कर दीजिए। आप घर में बहन की शादी थी, भाई की शादी थी, C नंबर कर दीजिए, आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सबको पता है। आप अगर ये चीज़ सोच के बैठे हुए हो कि सर वो जॉब नहीं आ रही, हम तैयारी नहीं करेंगे, जब जॉब आएगी तब करेंगे, तो बेटा एक चीज़ बता दें, अभी आप तैयारी करेंगे और जब जॉब आ जाएगी, जब आपके पेपर का समय आ जाएगा, तब आप रिवीजन करेंगे। अभी आपकी तैयारी होती, अभी आप क्या कर रहे हो, घर पे सो रहे हो, और जब रिवीजन करने का समय आएगा तब आप तैयारी करने बैठोगे, फिर कहोगे सर कुछ फंसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिएगा कि जिन बच्चों से कुछ लोग होते हैं कि बच्चों से सलाह मांगने लगते हैं कि ये बताइए हम किस कोचिंग में जाएं। आप किससे सलाह मांग रहे हैं कि किस कोचिंग में जाएं?
आपको स्वयं तय करना बेटा। सामने वाला अगर बुराई कर रहा तो उससे जरा उससे कभी एक चीज़ पूछो कि जरा हमको ये नोट्स देना, जरा नोट्स देखना, ये हमको पढ़ना है। उसके पास नहीं होंगे, अगर नोट्स होते तो सिलेक्शन हो जाता। 29 किलोमीटर देखिए जिया यादव ने, किसने बेटा? जिया यादव ने। जिया यादव ने 29 किलोमीटर का ये कीर्तिमान जो है वो चूँकि 13 वर्ष की थी और इन्होंने 13 घंटे और 10 मिनट में इसे पार करके, ये करंट का प्रश्न है याद बेटा, 13 घंटे 10 मिनट में इसे पार करके नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। इस बिटिया के लिए बेटा एक थंब होना चाहिए, ठीक है ना? बहुत अच्छी बिटिया। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको ऐसे ही बना लीजिए आप लोग। चलते हम लोग अन्य जलडमरू के बारे में देखते हैं, बढ़िया बढ़िया जलडमरू देखते हैं, ठीक है ना? चलिए ये देखिए जलडमरू के बारे में अगर हम आपसे बढ़िया बढ़िया जलडमरू की बात करें तो देखिए, आप देखिए अब वही कंडीशन आपको बनानी है बेटा, ए बी वाला। देखिए ये भूखंड बना ए, ये भूखंड बना बी, और बीच का देखिए पानी, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? तो ये हो गया जलडमरू। ये जलडमरू का नाम है बांस जलडमरू या बांस जल संधि। आपसे पूछा जाएगा बांस जल संधि किसको किसको अलग कर रही है, तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग कर रही, याद रखिएगा, फटाक से इसको नोट करिए। बांस जल संधि किसके किसके मध्य में है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। चलिए अगला चलते हैं, अगला देखिए। आप देखिए ये गौर से थोड़ा सा इसको और बड़ा किया जाए, दर्शकों की भारी मांग पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ चलिए देखो बेटा, अब आ रहा है। हाँ ठीक, चलो बेटा देखो, ये देखो पानी बीच में मिल रहा है, स्थलखंड एक ये हो गया, एक स्थलखंड ये हो गया, और बीच में पानी आ रहा है। ये है आपकी होर्मुज जल संधि। होर्मुज क्या है? ये देश कौन सा बेटा? ईरान। ये कौन सा है? ओमान। तो होर्मुज जल संधि किसके किसके बीच में हो गई बेटा? ईरान और ओमान के मध्य में। फटाक से नोट करिए, होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। देखो जिब्राल्टर जल संधि, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बार पूछी गई। देखो बेटा, ये पानी आपस में मिल रहा है, ये एक स्थलखंड ये है, एक स्थलखंड ये है। ये कौन सा देश है? स्पेन। ये कौन सा देश है? मोरक्को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर कि कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती, तो आंसर होगा जिब्राल्टर। अगर आपसे डायरेक्ट देश पे जब पूछा जाए कि जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करती है, तब आंसर क्या होगा? स्पेन और मोरक्को। ये कौन सी जल संधि बेटा? जिब्राल्टर। ठीक, नोट कर लिया बेटा, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। ये वाले में डबल टिक करो भाई, इस बार हमारा मन कर रहा है, हमको लग रहा है कि ये आएगी यार। ठीक, इधर आओ। कल हमने आपको कटक पढ़ाए थे ना कि पर्वतों के वो भाग जो पूर्णतः समुद्र में डूब नहीं पाए हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कटक कहा जाता है। ठीक है, और उसके लिए हमने आपको क्यूबा बताया था, ध्यान करो, चीनी का कटोरा। और देखिए ये आपका मैक्सिको है, और आप ये देखिए दो पानी ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ये बन गई कंडीशन ए बी वाली, वही वाली। ठीक, ये जल संधि है यूकाटन। आपसे पूछा जाएगा यूकाटन जल संधि किनके किसके मध्य में है, तो आंसर क्या होगा? मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में। फटाक से इसको भी नोट करिए, किसके किसके बीच में? मैक्सिको और बेटा क्यूबा के मध्य में। इसको भी नोट करो। कंप्लीट हो गई बेटा। ठीक है, चलते हैं, मस्त रहो एकदम। ठीक है, चलो चलते हैं। अब अगला जो चैप्टर है आपका, अगला जो शब्दावली है वो जलडमरू का छोटा भाई मान लीजिए चैनल। चैनल, ठीक। अच्छा, चैनल होता क्या है? इस चैनल को मारो गोली, अपने चैनल पे आ जाओ। चैनल ये खोला, आप उस साइड चले गए, आप इस साइड।
मतलब कि आप जल डमरू को जस्ट उल्टा कर दिए। वो बड़े बड़े भूखंड थे दो और बड़ी समुद्री धाराएं मिल रही थी। यहाँ पर क्या, दो छोटे छोटे भूखंड और उनके बीच में पतली समुद्री धारा। कैसी आ जाएगी बेटा, पतली समुद्री धारा। उसमें दो समुद्रों का पानी मिलने से पतली समुद्री धारा निकल रही। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, चैनल। चैनल के बारे में प्रश्न यार बहुत पूछे गए दबा के, जैसे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ये तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों की जीएस कमजोर है बड़ा कन्फ्यूज होता था, भैया किसके किसके बीच में, किसके बीच के बीच में। कन्फ्यूजन को मारो गोली, सीधे से मामी से मिलने चलो बेटा, वो तुमको बहुत अच्छा कोड देने जा रहे हैं इसको, ठीक है ना। आपको ये कोड याद रखना। अब मामी की कसम खाओ, मामी मरेंगी वैसे भी नहीं। मामी और मामा ये अमृत भी के आते हैं, ठीक है ना। ये मर गए तो काम हो जाएगा। चलो आओ, मामी से मिलाना। यार हमारा तो पूरा स्टार्टिंग जीवन ही, अगर आज हमारा ननिहाल पक्ष देख रहा होगा वीडियो, ठीक है, तो मामा अगर गलती से हमारे देख रहे हो तो मामा को याद जरूर आएगी हमारी। हम स्टार्टिंग में गर्मियों की छुट्टियों में गांव निकल जाते थे, अपने गांव बोलते थे, अपने नाना के गांव बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पर अब क्यों जाते थे, क्योंकि हकीकत पता है हमको, बैलगाड़ी को हाँकने बड़ा मज़ा आता था। और बैलों का पूंछ पकड़ के ऐसे कर देते थे, जू एकदम बड़ा मज़ा आता था। औगी होती थी, उड़ाई नहीं कोसते थे यार, कारण जानवर हैं यार, वो मज़ा हमको दया आती थी, हटाओ। लेकिन वो जानते थे कि पूंछ पकड़ के घुमाएगा तो भागते थे। अच्छा एक चीज़ ये भी होता है, जब बैल आते हैं तो धीमे चलते हैं, जब जाते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। हल्की से पूंछ पकड़ लो और तेज, बड़ा मज़ा आता था। हाँ, पाँस डालते थे ना, जो खाद जो होती है खेतों वाली, तो मामा से कहते तुम भर दो, हम डालाएंगे जाके। क्यों डालते थे, क्योंकि हमको गाड़ी हाँकने को मिलेगी। वो सब जानते हैं। अब जब कभी अपने जाते हैं ना, अमौली के आगे कंजरा पड़ता क्षेत्र, तो वहाँ जब जाते हैं तो जो मामा लोग हैं वो देखते, कहते हैं आओ बैलगाड़ी हाँक लो आगे। अब ना बैल बच्चे हैं, सब ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर कहाँ से हाँक ले हैं। लेकिन मज़ा आती थी, वो भी एक समय था। चलो मामी कम से कम कुछ तो काम आ रही ना। तो माँ से बेटा मालदीव, मी से मिनिकाय, मी से मिनिकाय, ला से बेटा लक्षद्वीप, आ से बेटा अंडमान, और ना से बेटा निकोबार। ये लिखने में क्या दिक्कत है, प्रत्येक अक्षर आपको ऑप्शन बता देगा, केवल कोड लिख लेना, तुम आंसर आ जाएगा बट से, ठीक है ना। अब ये कोड भी ना याद हो रहा हो यार, तुम्हारा देसी गांव की बात है यार, मामा मामी सब गांव की बात है, तुम ग्रामीण परिवेश के होके न लिख पाओ हैं। 9 डिग्री, और ये बस गिनती लिखना है, 9 10 11। आपसे पूछा 9 डिग्री किसके किस बीच में, मालदीव मिनिकाय। 8 डिग्री 9 डिग्री मिनिकाय लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान निकोबार। 2 मिनट का काम था, फटाक से नोट करो। नया लेटेस्ट वर्जन एकदम देसी लुक है ना। बहुत शहर वाले यार बहुत अपने कोड अच्छे इंग्लिश में बनाते थे, हम देसी लुक बनाएंगे, वो एक बार में तुमको याद होगा। याद है भय काला कैसे हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, गाना यार नालायक कहीं के, बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अब चलो परेशान ना हो, करंट आपकी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको मॉर्निंग में 6 बजे ही करंट दे दूंगा पर डे की। और बाकी हमारी करंट तो आपको पता ही है, ईश्वर का आशीर्वाद है, दबा के फंसती है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका बनेगा बेटा खाड़ी। खाड़ी पढ़ना है, खाड़ी क्या होती है, ठीक, नोट लगाइए फटाक से करिए। खाड़ी खाड़ी 3 ओर से घिरा ऐसा स्थल जिसके बेटा अंदर पानी आ जाए, ऐसे ऐसे, ये कंडीशन, तो इसे हम बोलते बेटा खाड़ी। याद रहेगा। अब खाड़ी के रूप में भी 2 प्रकार होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे फैला हुआ, ऐसे ये खाड़ी ये फैली, देखो अब इसके अंदर पानी आ जाता है, ये कंडीशन, ठीक है।
तो ये आपका कहलाता बे। क्या कहलाता है? बे। और यही हल्का सा हम ये कर दे, देखिए अब ये सकरी हो गई, ये चौड़ी हो गई, ये सकरी हो गई। अगर ये सकरी है और इसी के अंदर पानी आ रहा है तो यही आपका कहलाएगा गल्फ। समझ में आ रहा? ठीक है ना। तो चौड़ी को क्या बोलते हैं बेटा? बे। और सकरी को क्या बोलते हैं बेटा? गल्फ। ठीक। अब इसको आप थोड़ा सा भारत के मैप से समझ लीजिए। आप देखो बेटा, ये कंडीशन है। अब देखो यहां पर अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये देखो कितना फैला हुआ, ये तो इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बोलते हैं ना। और ये देखो ये पतला है थोड़ा सा, आपका ये आया है तो ये बोल दिया गया गल्फ, और ये क्या बोल दिया गया? बे। समझ में आ गया बेटा? अब खाड़ी के परिप्रेक्ष्य में और थोड़ा सा प्रश्न अच्छे कौन कौन से, उन पर चलते हैं। ठीक। जैसे बेटा आपसे अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी बेटा? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी बेटा? मैक्सिको की खाड़ी। और इस पर हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, फटाक से इसको आप देखेंगे अभी मैप के साथ। देखिए ये देखो, आपको पता है कि ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, ये कंडीशन आ रही पूरी। ठीक है ना। ये और देखिए पानी अंदर चला गया, और ये पानी किसका बेटा है? ऐसा आकार का सागर क्या बताया था उस दिन हमने? अटलांटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे गर्म सागर है। अगर विश्व के सबसे गर्म सागर का पानी अंदर जाएगा तो क्या इसे हम विश्व की सबसे गर्म खाड़ी बोल दें? कोई दिक्कत? तो प्रश्न का आंसर आ चुका है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गर्म खाड़ी कौन सी बेटा, तो आप बोलेंगे मैक्सिको की खाड़ी। अगर विश्व की सबसे गर्म खाड़ी है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा निम्न वायुदाब बनेगा। निम्न वायुदाब का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे मान लीजिए आपके अकबरपुर में अचानक खूब ज़्यादा गर्मी गिरने लगे, तो जब ज़्यादा गर्मी गिरती है तो आप देखिए बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? अरे यार आज बहुत उमस है, आज शाम तक यार पानी आनी होना है। क्यों होना है? क्योंकि जब गर्मी गिरती है तो बाहर से हवाएं हमेशा याद रखना गर्म क्षेत्र की ओर भगती, और जब वहाँ से हवाएं आपके अकबरपुर आएंगी तो बताइए क्या बादल नहीं लाएंगी? हवाएं यहीं अगर धीरे धीरे चले तो हवा कहलाती, थोड़ी तेज चल जाए तो आंधी कहलाएगी, और थोड़ी तेज चल जाए तूफान कहलाएगी, और थोड़ी तेज चल के चक्राकार गति धारण करे चक्रवात कहलाएगी। इसका मतलब अगर ये सबसे गर्म है तो यहीं पर दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात आपने नाम सुना होगा बेटा, टॉर्नेडो। कहाँ आता बेटा? मैक्सिको की खाड़ी में। क्यों आता है? रीजन समझ में आ गया? आप खुद सोचो यार कि गर्मियों में लू चलती, हवाएं चलती, ठंडियों में चलती कहीं, तो वही हवाएं अपने आप चेंज हुई हैं और वही अपने आप आंसर चेंज होते चले गए। ठीक है। तो ये देखिए, आप देखो कि आंसर क्या है, इसी से कोरिलेट करके आप निकाल लीजिए। तो ये आपके आज का प्रश्न जो खाड़ी वाला प्रश्न था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चक्रवात पे तो हम पूरा आपको बताएंगे, चक्रवात क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, आधार क्या होता है, वो सब बताएंगे। लेकिन आज चूंकि शब्दावली हम लोग का चल रहा है, और शब्दावली में ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गर्म खाड़ी कौन सी होगी बेटा? मैक्सिको। और विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात कहाँ था बेटा? आपका मैक्सिको खाड़ी में, जिसे क्या नाम बोलते हैं? टॉर्नेडो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब एक चीज देखो, अभी खाड़ियों प्रश्न थोड़ा सा एक और कराते हैं। देखो बेटा, ये बेटा आपको पता है कि ये देखो ऐसे सी आया है, एक देखो पानी अंदर गया, तो ये कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही? गौर से गौर देखिए आप लोग, ये कंडीशन बन रही ना, ये वाली अंदर पानी आ रही, और यहाँ पर देखो एक ये कंडीशन बना, आपका बना कि नहीं बना? अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आपकी है नीचे वाली खंभात की खाड़ी। क्या बनी बेटा? खंभात। और ये ऊपर वाले क्या बना? कच्छ की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी। अब एक समस्या क्या है, कच्छ की खाड़ी के आगे बेटा कच्छ का रन है, याद रखिएगा। रन क्या होता? समुद्री दलदल। और आपको पता है कि दलदल में अगर कोई फंस गया तो निकल नहीं पाएगा। ध्यान आ रहा है? मर्द मूवी तांगे वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर कोई नहीं निकल पाएगा तो इसीलिए जो लूनी नदी है वो इसी दलदल में आके विलीन हो जाती। इसका मतलब समझो कि यहाँ से कोई भी आएगा इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ कहाँ गिरेंगी तो आपका आंसर क्या होगा? खंभात की खाड़ी में। जैसे आपसे पूछा माही कहाँ गिरेगी, कहाँ गिरेगी, इसका मतलब कि वो पार करके कहाँ गिर रही? समुद्र में। और गिरेगी कहाँ से? यहाँ से। फटाक से हमारे बच्चे ये बताएंगे कि जो कच्छ है, आपको पता है जंगली गधों के लिए जाना जाता है, बीएसआर घोषित किया गया है। कच्छ में कितने प्रतिशत भाग पाकिस्तान को प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के द्वारा? तुरंत नोट करिए इसको, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए कच्छ में ये पूछा जा चुका है कि जंगली गधे किस लिए फेमस है, लूनी नदी कहाँ पर विलीन हो जाती, लेकिन अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है कि कच्छ का कितने प्रतिशत भाग भारत में आता है और कितने प्रतिशत भाग किसके पास आता बेटा? पाकिस्तान। याद रखिएगा 1965 की लड़ाई के दौरान कुछ भाग पाकिस्तान के पास चला गया था। इसके बाद 1968 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह बताया था कि 10% भाग का हिस्सा पाकिस्तान और 90% हिस्सा किसके पास है बेटा? भारत के पास है। अगर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कच्छ का जो रन है उसमें कितने प्रतिशत भाग पाकिस्तान को प्रदान है? 10%। फटाक से नोट करिए, आपको पहली बार मिल रहा है, परेशान ना हो, ठीक। तो नदियां कहां गिरेंगी? आपकी खंभात की खाड़ी। यहां से कंप्लीट हो गया ये मतलब, ये प्रश्न कभी भूलेंगे आप? माही कहां गिरेगी? खंभात की खाड़ी में। अरे यार कोड याद रखो, समानता हमने कई बार कराया है, आप सीधे कोड ही याद रख लो, समानता। समानता क्या है बेटा? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों की चारों नदियां कहाँ गिर रही बेटा? ये चारों की चारों नदियां कहाँ गिर? खंभात की खाड़ी में। कंप्लीट हो गया? चलिए, तो ये था आज के लिए बेटा आपको इतनी शब्दावली। कल हम लोग पर्वत पठार आपको ये समझा देंगे। पहली बार आपको हम पठारों के भाग भी पढ़ाएंगे कि अलग अलग किस प्रकार से पठार होते हैं और एकदम देसी लुक में, ठीक। आप लोग बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी क्लास को रेगुलर रखिएगा। हम भी कोशिश करेंगे रेगुलर रहने के लिए, ठीक। अगर कभी कभी हो जाए तो ये समझ लेना भैया आज बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। जो हमारी आदत जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षेश एकेडमी पिछले 4 साल हो गए। तो बेटा 4 साल में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई हो या ना हो लेकिन पंकज सर यहाँ खड़े मिलेंगे। 7 डेज चलने वाली एक भी दिन है। हम तो त्यौहार में भी पढ़ाएँ, सब जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए नशा है, सीधी सी बात। हमको ये लगता है कि हम अपने बच्चों को कितना क्या से क्या दे दें, हमको अपने पर रखना थोड़ी ना। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जो शक्ल है ना ये हमको अगले साल दिखाओ, या फिर जब तुम अपने मोहल्ले में जाओ तो छोटे बच्चे मतलब कि कह रहे होंगे यार इनसे पैसा कमाने, तो खुद पापा से मांगते हैं, हमको का देंगे पटाखा का, हैं वो तुमको खुद देने लगे, लो भैया चिटपुटिया लिया ना जाके। अरे यार तैयारी करो, एक एम बनाओ कि सीधी सी बात है कि अगला साल हमको नहीं देखना। और एक चीज़ फिर आपको बता दें, अगर आपको लगे कि कुछ समस्या हो रही है, बन नहीं रहा, हो नहीं रहा है, तो बेटा हम ये आप हमारे नेचर जानते होंगे कि हम डंडा भी चलाते हैं, लेकिन जब आपके कंधे गिर रहे होंगे ना तो आपको हम सपोर्ट भी देते हैं। गुरु का यही कर्तव्य है कि आपको बहकने ना दे, और जब आप टूट रहे हो तो आपको संभाल ले। हम दोनों काम करने की कोशिश करते हैं। बस अपना आप एम देखिए बेटा, और केवल पढ़ाई पे फोकस करिए, और सारे काम बंद करिए, इधर उधर वाला ये सिस्टम ख़त्म करो। समर्पित कर दीजिए आप हमको, अपने आप को। आपको पता होना चाहिए कि हमने जैसे पुलिस का हमारा बैच चल रहा है तो पुलिस के बैच के आधार पे हमने चीज़ों को लगाया है। हमको पता है कि पुलिस के बैच में आपको सिलेक्शन दिला पाएगी, इसमें सबसे बड़ा भूमिका रीजनिंग की होगी, आपको मैथ की नहीं होगी। अब आपको दिमाग में बैठा लीजिए आप इस चीज़ को, क्योंकि कहाँ 14 नंबर आप बताओ यार, 14 नंबर, और कहाँ बेटा आप सोचिए 53 नंबर की पिछली बार रीजनिंग आई थी।
रीजनिंग, जीएस, जो पुलिस का ख्वाब देख रहे हैं, एसएससी के लिए आप जो सीजीएल के लिए वो 6 दिन इंग्लिश चल रही। तो पहला बैच आपको पता है कि जो एसएससी सीजीएल का चल रहा है मेरे यहाँ वो 4 घंटे के आसपास चल रहा है, और जो पुलिस का बैच चल रहा है वो 3 घंटे, सारे बैच 3 घंटे के हैं। प्रॉपर जीएस, प्रॉपर मैथ, प्रॉपर रीजनिंग चल रही है। ठीक है, आप फटाफट इसको ज्वाइन करिए। जो ऑफलाइन बच्चे हैं हमारे, अगर रूरा में है तो रूरा में ज्वाइन करिए फटाक से, अकबरपुर में और पुखराया में, सबकी टाइमिंग है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आप तुरंत आइए। ठीक है, कुल मिला के शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, सारी समस्याएं समझी जाएंगी आपकी कि भैया ये समस्या, आप बताइए क्या करें। कुल मिला के हमको ये सुनने को मिला कि भैया ये समस्या के कारण हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हम इसीलिए आए हुए हैं, और हम जहाँ जाते हैं तो रिकॉर्ड है बेटा, जहाँ गए वहाँ की फीस कम हो गई है और पढ़ाई का स्तर बढ़ गया है, और ये तो तुम लोग भी जानते होगे। ठीक है ना, अगर अब हमारा देख कर लोग एसटी करा रहे हैं, तो जो पुराने बच्चे हैं जो अभी जो पढ़ रहे हैं उनकी मति मारी गई यार। उनको ये पूछना चाहिए कि हमारे 2, 4, 5 साल बर्बाद किए, आपने पहले एसटी क्यों नहीं कराई। अगर आप गुरु भक्ति ठीक है, लेकिन ऐसी अंधी गुरु भक्ति कोई मतलब नहीं है। आप सीधी सी बात प्रश्न करिए कि अब ये नोट्स दे रहे हो, अब ये कर रहे हो, यही पहले किया तो तुम्हारा सिलेक्शन ना हो गया होता अभी तक हैं। सब तुमने सब कुछ गंवा दिया बेटा, हकीकत बता रहे हैं। और अभी भी अगर समझ लोगों ने तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल आपकी संडे को एसटी है, और हमारी एसटी में क्वालिटी आपको मिलेगी, क्योंकि हम ना किसी मॉडल पेपर को उठाते हैं और ना ही कहीं से छाप के लाते हैं। हमारी एसटी हमारे द्वारा बनाई जाती है, और इसका आंसर भी केवल हम ही देते हैं। आप देखेंगे एसटी होने के बाद मैं यूट्यूब में ऑनलाइन आऊँगा और एसटी को कराऊँगा, और जो बच्चे पहली बार एसटी कहीं पर दे रहे हैं, हमारे यहाँ एसटी फ्री है, आप आइए एसटी दीजिए, और लोग अपना आकलन करिए कि आप बाहर एसटी में अगर आप 85 नंबर आ रहे हैं तो दक्षेश की एसटी में कितने नंबर आ रहे हैं। दक्षेश की एसटी में अगर आप 60 ला रहे हैं तो बेटा पेपर में 85 हैं, और यहाँ जहाँ 85 है ना तो आपको पेपर में समझ में आएगा। तो आप लोग को वैसी ही एसटी बनाई जा रही जो आपको देखो हम बेहतर, आपको एसटी का मतलब होता है बेहतर करना, ना कि हम आपको इतने नंबर दिला दें कि आप भूल जाएं कि हाँ आज तो मैंने 90 नंबर मार दिए, हट 90 नंबर मार दी नालायक कहीं के। आप हमसे ये कहो सर ऐसी एसटी बनाओ कि हम झूल जाएं, हमको 60 नंबर लाने पड़ जाएं, वो एसटी होती है यार। अगर ऐसे करना तो कापी से किताब उठा के तुम अपने घर में ना कर लो। चलो ठीक है, तो कल के लिए कल हम आएंगे फिर से, और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं झकास, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दक्षेश। लगे रहो बेटा, करके दिखाएंगे।